हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पष्टतया स्वीकृत व्यय के अंतर्गत कुछ अन्य व्यय की कटौतियों को। स्पष्टतया स्वीकृत व्यय की कटौतियों के अतिरिक्त व्यापार एवं पेशे के लाभों की गणना करने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ धारा 36 के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। सबसे पहली कटौती हम इसमें ले रहे हैं उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए, यदि करदाता ने व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए कोई पूंजी उधार ली है और उस पर यदि उसने ब्याज दिया है तो यह कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते कि जो ऋण है वो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ही वास्तविक रूप में लिया गया हो। यदि करदाता ने किसी संपत्ति को खरीदने के लिए ऋण लिया है या किसी अन्य ऋण को चुकाने के लिए ऋण लिया है तो ये कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगली कटौती हम इसमें देखते हैं बैड डेट्स या डूबत ऋण के लिए। मान लीजिए कि करदाता ने अपना कोई ऋण अथवा ऋण का कोई भाग प्रीवियस ईयर में उसको यह मानकर अपलिखित कर दिया कि अब वो प्राप्त नहीं होगा, तो उसकी कटौती करदाता को स्वीकृत कर दी जाती है। परंतु उसके लिए करदाता को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली ये कि यदि ऋण अपलिखित किया जा रहा है तो गत वर्ष में अथवा उसके पूर्व के किसी गत वर्ष में करदाता के व्यापार एवं पेशे की आय के लिए सम्मिलित कर लिया गया हो, यानी कि हम उसी की कटौती स्वीकृत करेंगे जो कि व्यापार अथवा पेशे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया हो। दूसरी बात, करदाता द्वारा संचालित बैंकिंग अथवा लेन देन के व्यवसाय की दशा में यह आवश्यक है कि ऋण ऐसे व्यवसाय की साधारण कार्यविधि के रूप में दिया गया हो। तो करदाता को यदि व्यापार से संबंधित किसी ऋण पर इस बात के लिए वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया है कि उसे इस ऋण की प्राप्ति नहीं होगी, तो वह उसे बैड डेट्स मानकर उसकी कटौती स्वीकृत कर सकता है। लेकिन यदि किसी ऋण के संबंध में उसकी वसूली हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस गत वर्ष में उसकी स्वीकृति हुई है उस गत वर्ष की वह आय मानकर कर योग्य लाभों में शामिल कर ली जाती है। अगला आता है हमारा पशुओं की हानि। देखिए, कुछ इस तरीके के व्यवसाय होते हैं जहाँ पर जो स्टॉक है उसमें पशुओं को रखा जाता है। जैसे जो हॉर्स रेस के लिए अपने घोड़े लगाता है उसके लिए घोड़े ही उसका स्टॉक है। इसी तरीके से यदि कोई डेयरी चलाता है तो उसके लिए दूध देने के काम आने वाले पशु ही उसका स्टॉक है। तो यदि पशुओं के संबंध में कोई हानि है तो करदाता यदि उसे अपने व्यापार एवं पेशे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसे पशुओं के स्थायी रूप से बेकार हो जाने अथवा मर जाने पर होने वाली हानि, परंतु इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि यदि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद यदि इनके मृत शरीर से कोई आय होती है खाल के रूप में, चमड़े के रूप में या हड्डी को बेचने के रूप में, तो इसको फिर इस हानि में से घटाकर की शेष राशि की ही हानि की कटौती स्वीकृत की जाती है। अगला आता है हमारा कर्मचारियों को बोनस एवं कमीशन। देखिए, यदि करदाता ने कर्मचारियों को उनकी सेवा के संबंध में कोई बोनस और कमीशन दिया है तो यह कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। परंतु यदि ये बोनस और कमीशन कर्मचारी को नहीं मिलता तो यही राशि यदि उसके लाभ और लाभांश के रूप में उसे प्राप्त नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्मचारियों को दी गई बोनस अथवा कमीशन की रकम कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगी यदि ये रकम उन्हें लाभांश के रूप में वितरित हो सकती थी, क्योंकि ये फिर लाभ का ही पार्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा बोनस और कमीशन स्वीकृत नहीं होता। सामान्य दशाओं में मिलने वाला बोनस और कमीशन ही स्वीकृत होगा। अगला आता है स्टॉक, स्टोर्स आदि का बीमा प्रीमियम। यदि करदाता ने व्यापार के प्रयोग में आने वाले स्टॉक और स्टोर्स की हानि कोई जोखिम से उनको बचाने के लिए यदि कोई बीमा करवाया है और उसके प्रीमियम की यदि राशि उसने चुकाई है तो यह राशि करदाता का स्वीकृत व्यय होगी और उसे कटौती प्राप्त होगी। इसी तरीके से कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम, यदि नियोक्ता करदाता ने
भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई किसी योजना द्वारा अनुमोदित या अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाया है और उसके लिए यदि उसने किसी प्रीमियम का भुगतान कैश के अलावा, रोकड़ के अलावा किसी अन्य रूप से किया है, किसी अन्य माध्यम से किया है, तो भुगतान की गई राशि की कटौती स्वीकृत होगी। यहाँ आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रीमियम का भुगतान है वो नॉन कैश होना चाहिए। यदि कैश में किया है तो कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से शून्य कूपन बॉन्ड के निर्गम पर बट्टा की आनुपातिक आधार पर कटौती। देखिए, डिस्काउंट ऑन डिडक्शन ऑन ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि शून्य कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि शून्य कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, फिर इस पर बट्टा या डिस्काउंट क्या होता है। उनको समझने के बाद हम इसकी कटौती की स्वीकृति के बारे में समझेंगे। तो शून्य कूपन बॉन्ड से आशय ढांचागत पूंजी कंपनी, ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून 2006 को या उसके बाद जारी किए गए ऐसे बॉन्ड से है जिसके संबंध में परिपक्वता अथवा शोधन के पूर्व इनको निर्गमित करने वाली संस्था से कोई भी भुगतान अथवा लाभ न तो प्राप्त होता है और न ही प्राप्य होता है, तथा जो इस आशय के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाए। ऐसे बॉन्ड की अवधि 10 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, परंतु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड है, शून्य कूपन बॉन्ड है, इसकी अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक परंतु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किसके द्वारा निर्गमित होने चाहिए, किसके द्वारा जारित होने चाहिए? ढांचागत पूंजी कंपनी, ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून 2006 को या उसके बाद। ठीक है, तो ये तो हमने समझा शून्य कूपन बॉन्ड को। अब यहाँ डिस्काउंट से क्या आशय है, बट्टे से क्या आशय है? देखो, ऐसे बॉन्ड को जारी करने वाली ढांचागत पूंजी कंपनी या ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य राशि तथा इस प्रकार की कंपनी, कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा इस प्रकार के बॉन्ड की परिपक्वता अथवा शोधन पर भुगतान योग्य राशि के अंतर से है कि जो राशि उन्होंने प्राप्त की और जो भुगतान की, यदि उसमें डिफरेंस है तो ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा? बट्टा या डिस्काउंट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे शून्य कूपन बॉन्ड के निर्गम पर बट्टा की आनुपातिक आधार पर कटौती। देखिए, मान लीजिए किसी ढांचागत कंपनी ने, एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, जितने में उसने अपना ये बॉन्ड जारी किया वो यदि उसने उससे अधिक राशि का, यदि मान लीजिए उसने शोधन किया है या उसके मैच्योरिटी पर उसका भुगतान किया है, तो ये जो डिस्काउंट है ये इशू कंपनी के लिए क्या बनता है? एक नुकसान, लॉस बनता है। तो इसकी जो कटौती है वो करदाता को स्वीकृत होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ए लिमिटेड ने 1 जनवरी 2020 को शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किया तथा इसको केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। इसका निर्गमन मूल्य तो 82 रुपये है तथा 30 जून 2030 को इसको 100 रुपये पर क्या किया जाएगा? इसका शोधन किया जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि निर्गमन मूल्य 82 रुपीज़ 82 रुपये है और शोधन जब इसका होगा परिपक्वता पर वो 100 रुपये है। तो एक बॉन्ड पर 18 रुपये का क्या आ रहा है? डिस्काउंट उसे आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि बॉन्ड जितनी अवधि के लिए जारी हुआ है, जैसे हमने देखा कि मान लीजिए बॉन्ड 1 जनवरी 2020 को जारी हुआ और इसकी मैच्योरिटी 30 जून 2030 को हो रही है, यानी कि करीब करीब 126 माह ये जो बॉन्ड है उसके बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 50,000 बॉन्ड पर 18 रुपये के हिसाब से इसका कुल डिस्काउंट हम बट्टा ज्ञात कर लेंगे। तो करीबन 9 लाख रुपये इसका क्या आएगा? टोटल डिस्काउंट आएगा, जिसको हम क्या करेंगे 126 से डिवाइड करके इसका आनुपातिक बट्टा ज्ञात करेंगे और वो हमारे पास आएगा 7,143 रुपये।
तो हर वर्ष हम क्या करेंगे, इसकी कटौती करदाता को स्वीकृत करेंगे और इसकी कटौती स्वीकृत करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 7,143 को हम अनुपातिक रूप से इसकी कटौती हम करदाता को स्वीकृत करते जाएंगे और 10 वर्षों तक ये क्योंकि 10वें वर्ष तो इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तो इसकी कटौती हम करदाता को स्वीकृत करते जाएंगे तकरीबन 21,428.50 प्रति वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पहले वर्ष में जैसे जनवरी में हम इसको ले रहे हैं, तो वहाँ हम इसको पूरे 12 महीने के लिए इस तरीके से हम करते करते हम इसको हर साल के लिए हम इसकी कटौती करदाता को स्वीकृत करते चले जाएंगे और 10वें वर्ष में जब इसकी मैच्योरिटी होगी तब ये उसका डिस्काउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमने जाना कि शून्य कूपन बॉन्ड क्या है, डिस्काउंट की गणना इसके निर्गमन मूल्य और परिपक्वता मूल्य के अंतर से हमने ज्ञात करी और किस तरीके से करदाता को इसकी कटौती स्वीकृत की जाती है। अब हमारे पास आता है अगला बिंदु, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन, अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड और नई पेंशन योजना अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में नियोक्ता का अंशदान। देखिए, यदि नियोक्ता के रूप में अपना जो करदाता है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कोई अंशदान करता है तो एक निर्धारित सीमा तक करदाता को इस अंशदान की कटौती स्वीकृत की जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए करदाता ने नई पेंशन योजना में अंशदान किया है, ये कर्मचारी के 10% से अधिक जो है कटौती योग्य नहीं होगा। इसी के अलावा अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में यदि कर्मचारियों के लिए हित में यदि उसने कोई अंशदान किया है तो अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में करदाता द्वारा दिया गया अंशदान भी क्या होता है, कटौती के लिए स्वीकृत होता है। कर्मचारियों से किसी फंड के लिए प्राप्त अंशदान की राशि को संबंधित फंड में कर्मचारी के खाते में जमा करवाने पर, देखिए, यदि करदाता को अपने कर्मचारियों के पीएफ से, सुपरएन्युएशन फंड से या राज्य बीमा से या इस द्वारा 1948 के तहत स्थापित फंड से या कर्मचारी कल्याण कोष से किसी भी तरह से कोई फंड में राशि प्राप्त होती है और यदि करदाता उसे निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा करवा देता है तो उसे जमा कराई गई राशि की कटौती इस धारा के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसी तरीके से कंपनी करदाताओं की दशा में यदि उन्होंने परिवार नियोजन पर किसी तरह का कोई व्यय किया है तो केवल और केवल कंपनी करदाता को ये कटौती स्वीकृत की जाती है। इसी तरह प्रतिभूति लेन देन कर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, यदि करदाता ने गत वर्ष में अपने व्यवसाय के लिए यदि किसी प्रतिभूतियों के लेन देन के संबंध में कोई प्रतिभूति लेन देन कर का भुगतान किया है तो स्वीकृत होगा उसे। इसी तरीके से यदि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करदाता ने गत वर्ष में यदि चुकाया है वस्तुओं के आदान प्रदान पे उसने यदि लेन देनों पर यदि उसने किसी तरह का ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यदि उसने भुगतान किया है तो उसकी कटौती करदाता को गत वर्ष में स्वीकृत की जाएगी। इसी तरीके से गन्ने के क्रय की कटौती करदाता को स्वीकृत की जाती है यदि कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखिए, ये यहाँ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यदि इसके लिए वो गन्ने के क्रय करने पर कोई व्यय करती है तो सहकारी समितियों को गन्ने की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत या वास्तविक व्यय दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट स्वीकृत की जाएगी। इसी तरीके से बाजार की कोई हानि या अप्रत्याशित हानि यदि कोई होती है करदाता को, जैसे कि आय की गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाणों में वर्णित तरीके से ज्ञात की गई मार्केट लॉस की जो राशि है, अप्रत्याशित जो हानि करदाता को होती है उसकी भी कटौती करदाता को स्वीकृत की जाती है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि करदाता को स्पष्टतया स्वीकृत व्यय के अंतर्गत ये कुछ अन्य कटौतियाँ भी है जो धारा 36 के अंतर्गत सेक्शन 36 के अंतर्गत उसे स्वीकृत की जाती है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कॉमर्शियल जो नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के हैं उनके अंतर्गत करदाता को कौन कौन से व्यय स्वीकृत किए जाते हैं। धन्यवाद।